अरे भाई साहब, यह रिश्ता नहीं, खजाना लेकर आई हूं आपकी अवनी के लिए। ऐसा मुकद्दर तो राजकुमारियां लेकर आती हैं। किरण मासी ने अपने मीठे और नाटकीय अंदाज में बात शुरू की। उनकी आंखें किसी माहिर सौदागर की तरह चमक रही थीं। मेरी माँ के चेहरे पर उम्मीद और बेबसी का मिला जुला भाव साफ झलक रहा था। हमारा 2 कमरों का छोटा सा घर उस दिन कुछ ज्यादा ही तंग और उदास लग रहा था। पिताजी ने अपने सामने रखी तस्वीर पर उंगलियां फेरते हुए किरण मासी की ओर गहरी नजरों से देखा और बोले, किरण बहन, आप हमारे हालात जानती हैं। हम शरीफ, सीधे सादे लोग हैं। हमें किसी खजाने की चाह नहीं। बस बिटिया के लिए एक अच्छा और धर्मपरायण घर मिल जाए, वही बहुत है। इस पर किरण मासी ने पान का बीड़ा मुंह में रखते हुए कहा, भाई साहेब, लड़का भी दिल का साफ है। रोज मंदिर नहीं जाता, पर दिल से बुरा इंसान नहीं। हाँ, भगवान ने उसे इतना धन दिया है कि उनके घर का नल खोलो तो शायद पानी की जगह दौलत बहने लगे। बंगला नहीं, पूरा महल है। खानदानी रुतबा है। गाड़ियां ऐसी हैं कि शहर का कलेक्टर भी देखकर जल उठे। कारोबार इतना फैला है कि देश भर में उसके बोर्ड लगे हैं। आपकी अवनी उनके घर नहीं, अपनी किस्मत के महल में कदम रखेगी। माँ की आंखों में एक पल को वैसी चमक आई जैसे रेगिस्तान में किसी प्यासे को पानी दिख गया हो। मैं, जो दरवाजे की दरार से यह सब सुन और देख रही थी, भीतर तक कांप उठी। क्या मेरी दुआएं कबूल होने का वक्त आ गया था? तभी पिताजी ने शक भरी नजर से पूछा, लड़के में कोई कमी तो नहीं? वो जानते थे, जब कोई रिश्ता इतना अच्छा लगे तो कहीं ना कहीं कोई खोट जरूर होता है। किरण मासी एक पल को ठिठकी, फिर लंबी सांस लेकर बोली, कमी तो नहीं कहेंगे भाई साहब, बस थोड़ा सा दिमागी मरीज है। कमरे में जैसे किसी ने बम गिरा दिया। माँ के चेहरे की चमक पल भर में बुझ गई और पिताजी का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। यह क्या मजाक है? उन्होंने झल्लाकर कहा, मेरी बेटी कोई बेकार चीज नहीं है जिसे तुम किसी पागल के गले बांधकर अपनी जेब भरना चाहती हो। निकलो यहां से। अरे अरे, गुस्सा तो देखो। किरण मासी ढीठाई से मुस्कुराई, मैंने पागल तो नहीं कहा। जहनी मरीज का मतलब है थोड़ा सीधा सादा, भोला भाला, दुनिया की चालाकियों से दूर। आज के दौर में ऐसा सीधा पति मिलना भी तो किस्मत है। जो कहोगी मानेगा, जहां बिठाओगी बैठ जाएगा। अवनी पढ़ी लिखी है, वो संभाल लेगी। और सोचो, जब पति मुट्ठी में होगा तो करोड़ों की जायदाद किसकी होगी? तुम्हारी बेटी की। वह राज करेगी। ये आखिरी वाक्य जहर में डूबे तीर की तरह सीधे मेरी माँ के दिल में लगा। वह बीमारी और घर की तंगी से लड़ते लड़ते थक चुकी थी। पिताजी की दिन भर की मेहनत के बाद भी रात को चूल्हा जलेगा या नहीं, यही फिक्र उन्हें भीतर ही भीतर खाए जाती थी। किरण मासी के जाते ही घर में तूफान मच गया। पिताजी ने कहा, हरगिज यह शादी नहीं होगी। सबसे छोटी बहन नैना ने रोते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया। लोग क्या कहेंगे? पैसों के लिए एक दिमागी मरीज से शादी कर ली। मैंने तल्खी से कहा, कौन लोग? वही लोग जो हर रिश्ते पर हमारे घर की टूटी दीवारें और मेरे दहेज के खाली संदूक देखकर मुंह बना लेते हैं। वही लोग जिन्होंने पिताजी की झोंपड़ी, उनकी झुकी हुई कमर और माँ के पीले चेहरे को कभी नहीं देखा। क्या मैं उन्हीं लोगों की परवाह करूं? मुझे पिछले हफ्ते का वह मंजर याद आया। एक अमीर घर की औरत रिश्ता देखने आई थी। उसने हमारे पीने के पानी का गिलास यह कहकर वापस कर दिया था कि न जाने कैसा पानी है, मेरे बेटे का गला खराब न हो जाए। उस दिन मैं अंदर से टूट गई थी। बहन ने समझाने की कोशिश की, सुकून पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। मैंने चीख कर कहा, क्या गरीबी में सुकून मिलता है? जब माँ दर्द से कराहे और हम दवा न ला सकें? क्या तब सुकून मिलता है? जब पिताजी को दिहाड़ी न मिले और वे खाली हाथ लौटे, क्या तब सुकून मिलता है? नहीं, यह मेरी खुशी की नहीं, हमारी जिंदगियों की कीमत है। यह सौदा है, मोहब्बत नहीं, और यह सौदा मुझे मंजूर है। तभी पिताजी कमरे में आए। उनके हाथ में डॉक्टर की पर्ची थी और चेहरे पर ऐसी थकान जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी माँ का इलाज तुरंत शुरू करना पड़ेगा। हर इंजेक्शन हजारों का है। कहाँ से लाऊं इतने पैसे? वे वहीं जमीन पर बैठ गए। एक मजबूत इंसान का इस तरह टूटना किसी कयामत से कम नहीं था। अब फैसला हो चुका था। यह सिर्फ मेरी नहीं, मेरी माँ की जिंदगी का सवाल था। मैं उनके पास गई, उनके हाथ थामकर बोली, पिताजी, मुझे यह रिश्ता मंजूर है। उन्होंने मेरी ओर देखा, उनकी आंखों में दर्द
बेबसी और एक बेटी की कुर्बानी का बोझ था। बस इतना ही कह पाए, बेटी। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। आपकी बेटी कमजोर नहीं है पिताजी, मैं सब संभाल लूंगी। आप बस माँ की फिक्र मत कीजिए। उस रात हमारे घर में कोई नहीं सोया। आंसुओं और सिसकियों के बीच मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सौदा तय हो चुका था। मैंने स्वर्ग खरीदा या नरक का टिकट, ये अब वक्त बताएगा। यह सब सन 2015 के आसपास की बात है। जिस दिन मेरी शादी थी, मुझे लेने जो गाड़ी आई, वह इतनी बड़ी और शानदार थी कि उसमें पूरी गली समा सकती थी। मैं जब उस ठंडी मगर सुकून भरी गाड़ी में बैठी, तो अपने घर का शोर, बहनों की हंसी और माँ की लोरियां बहुत याद आईं। मैंने अपने आंसुओं को भीतर ही निगल लिया। अब रोना मना था। उनका बंगला किसी ख्वाबों के महल जैसा था। ऊंचे दरवाजे, संगमरमर का फर्श और छतों पर लटके झूमर सितारों की तरह चमक रहे थे। मगर उस सारी चमक में एक अजीब सी ठंडक और वीरानी थी। मेरे स्वागत के लिए सास कमला देवी और दो नंदे, श्रुति और सान्या, ऐसे खड़ी थीं जैसे किसी मेहमान का नहीं, नई खरीदी हुई चीज का इंतजार कर रही हो। बड़ी ननद श्रुति ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और तंज कसते हुए बोली, तो यह है वह अनमोल नमूना जो माँ ने भैया के लिए चुना है। इसे अंदर ले आओ। कमला देवी ने नौकरानी को हुक्म दिया और मेरे पास आकर बोली, इस घर में सांस लेने के भी नियम हैं। पहला, जुबान बंद रखना। दूसरा, जो कहा जाए वह चुपचाप करना। तीसरा, हमारी सोसाइटी में हमें शर्मिंदा मत करना। समझ गई? यह स्वागत नहीं, सख्त चेतावनी थी। मेरा दिल बैठ गया। जिस महल के ख्वाब देखे थे, वह तो खूबसूरत जेल निकला। मुझे जिस कमरे में लाया गया, वह हमारे पूरे घर से बड़ा था। हर चीज कीमती मगर बेजान। बिस्तर पर आदित्य बैठा था। उसने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, सब कह रहे थे तुम आओगी। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने धीमे से कहा, अवनी। वह बोला, अवनी? अच्छा नाम है। फिर अपनी खिलौना गाड़ी से खेलने लगा। मेरा सिर चकरा गया। ये इंसान तो अपना सवाल भी भूल जाता है। मेरी पूरी जिंदगी इस खाली ख्याल से लगने वाले आदमी के साथ गुजरने वाली थी। अचानक वो खेल छोड़कर मेरी ओर मुड़ा। उसकी आंखों में एक पल को अजीब सी गहरी चमक उभरी, जो उसके मासूम चेहरे से मेल नहीं खाती थी। यहाँ सब झूठ बोलते हैं, उसने फुसफुसाया। इससे पहले कि मैं उस बात का मतलब समझ पाती, वह खिलखिलाकर हंसा और अपनी गाड़ी चलाने लगा। देखो मेरी गाड़ी कितनी तेज है। मेरे जिस्म में डर की एक लहर दौड़ गई। यह क्या था? अगली सुबह मैं मंदिर की औरती की आवाज से जागी। कमरे के कोने में आसन बिछाया, दिया जलाया और पूजा करने बैठ गई। जैसे ही मैंने आंखें मूंद दी और मंत्र जाप शुरू किया, हॉल से बहुत तेज आवाज में फिल्मी गाने बजने लगे। शोर शराबे वाले नाच गाने। वो जानबूझकर इतने तेज थे कि मेरे कानों में दर्द होने लगा। किसी तरह पूजा पूरी की और बाहर आई तो श्रुति और सान्या सोफे पर बैठी चाय पीते हुए हंस रही थी। अरे सान्या, देखो हमारी नई संत महात्मा ने सुबह सुबह भजन पाठ शुरू कर दिया। श्रुति ने तंज किया। मैंने शांत लेकिन मजबूती से कहा, भक्ति का मजाक नहीं उड़ाया जाता। इस घर में भगवान का नाम लिया जा रहा है। इस पर आपको गर्व होना चाहिए। तभी कमला देवी रसोई से बाहर आईं, आंखों में गुस्सा और तिरस्कार। हमारे घर में मस्ती, पार्टियां और संगीत चलता है। ये आरती पूजा और भगवान का नाम, तुम्हारे मिडिल क्लास संस्कारों को मुबारक हो। यहाँ ये नहीं चलेगा। उन्होंने मेरे पैरों के पास झाड़ू फेंकते हुए कहा, लो, तुम्हारा पहला काम, जाकर स्टोर रूम साफ करो। इस घर में तुम्हारी असली जगह वहीं है। किचन की ठंडी दीवार से टिककर मैंने अपने आंसू रोकने की कोशिश की। नाश्ते की मेज पर भी ताने और मजाक जारी रहे। श्रुति और सान्या मेरी हर हरकत पर ऐसे हंसती जैसे मैं कोई सर्कस का जानवर हूं। तभी आदित्य मेरे पास आया और खामोशी से मेरी प्लेट में एक बिस्कुट रखकर मुस्कुराता हुआ चला गया। उसकी यह छोटी सी अदा मेरे जख्मों पर मरहम बन गई। लेकिन यह सुकून बहुत छोटा था। दोपहर में कमला देवी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। हमेशा की तरह लहजा अहंकार से भरा। आज शाम मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं। गेट टुगेदर है। मैं नहीं चाहती कि मेरी महफिल में कोई ड्रामा हो। तुम किचन में रहना और जब बुलाया जाए तो सिर्फ चाय की ट्रॉली लेकर आना। मैंने कहा, जी माँ जी। वह मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, यह कफन जैसे कपड़े पहनकर बाहर मत आना। अलमारी में कई महंगे डिजाइनर सूट हैं, उनमें से कोई पहन लेना।
मैं अपनी सहेलियों के सामने तमाशा नहीं बनवाना चाहती कि हमने अपने करोड़पति बेटे के लिए किसी गांव से भिखारन उठा ली है। उनके हर शब्द ने मेरे दिल को छलनी कर दिया। कमरे से निकलते हुए मेरे कानों में पिताजी की सीख गूंजी, सहनशीलता और भगवान के प्रति कृतज्ञता का दामन कभी मत छोड़ना। मैंने तय कर लिया था, मैं किसी की बात का बुरा नहीं मानूंगी, लेकिन अपने उसूलों और पहचान पर समझौता भी नहीं करूंगी। शाम को जब मेहमान आने लगे तो घर महक उठा। मैंने अपना सादा और पर्देदार लिबास पहना और किचन में व्यस्त हो गई। कुछ देर बाद मुझे आवाज दी गई। मैं चाय और नाश्ते की ट्रॉली लेकर लाउंज में पहुंची। जैसे ही अंदर दाखिल हुई, सारी बातें थम गईं। 20 के करीब औरतें महंगे कपड़ों और गहनों में लदी मुझे ऐसे देखने लगीं जैसे मैं किसी और दुनिया से आई हूं। मैंने नजरें झुकाकर ट्रॉली मेज के पास रखी और कप निकालने लगी। कमला जी, यह कौन है? नई नौकरानी, एक औरत ने चश्मे के ऊपर से झांकते हुए पूछा। इस पर श्रुति और सान्या की दबी हंसी के फव्वारे छूट पड़े। कमला देवी मुस्कुराकर बोली, अरे नहीं रमा, ये आदित्य की पत्नी है, नाम है अवनी, थोड़ी पुराने विचारों वाली है। पुराने विचार नहीं, सनातनी कहो, दूसरी ने ताना मारा। तीसरी बोली, हमें लगा बहू तो मॉडर्न होगी, फैशन में सबको पछाड़ देगी। पर तुमने तो घर में कोई तपस्विनी रख ली। श्रुति हंसते हुए बोली, हाँ, इसके आने से घर में आश्रम का माहौल हो गया है। सबकी हंसी गूंज उठी। मैं चुपचाप अपना काम पूरा करके लौटने लगी। मेरा मन चाहता था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। यह सिर्फ मेरी बेइज्जती नहीं थी, यह मेरे पिताजी की परवरिश, मेरी माँ के संस्कार और मेरे धर्म का अपमान था। किचन में पहुंचते ही मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने पैसों के लिए यह सब कबूल तो किया था, पर क्या इज्जत और आत्मसम्मान की कीमत पर यह सौदा बहुत महंगा नहीं था। तभी मुझे अपने कंधे पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। मैंने चौंक कर देखा, आदित्य खड़ा था। उसके चेहरे पर चिंता झलक रही थी। तुम रो क्यों रही हो? उसने मासूमियत से पूछा। मैं हैरान रह गई। उसे कैसे पता चला कि मैं उनकी बातों पर रो रही हूं? मैंने बात टालने की कोशिश की, मगर उसने अजीब लहजे में कहा, तुम उनकी बातें मत सुना करो। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, वह फिर अपने चंचल अंदाज में लौट आया। चलो, हम छुपन छुपाई खेलते हैं। तुम चोर बनो। मैं उसे बस देखती रह गई। यह इंसान एक पहेली था, कभी बिल्कुल मासूम बच्चे जैसा, और अगले ही पल उसकी आंखों में उभरती गहरी चालाक चमक। मेहमानों के जाने के बाद घर में जैसे तूफान आ गया। कमला देवी, श्रुति और सान्या तीनों मुझ पर टूट पड़ी। तुमने आज हमें पूरी बिरादरी में तमाशा बनवा दिया। कमला देवी चीख रही थी। लोग हम पर हंस रहे थे और यह सब तुम्हारे इस हुलिये की वजह से हुआ। श्रुति ने नफरत से कहा, माँ, मैंने कहा था ना, यह हमारे स्टेटस के लायक नहीं। मैंने हिम्मत करके जवाब दिया, मेरा लिबास मेरा गर्व है, मेरी शर्मिंदगी नहीं। मैंने किसी से कोई बदतमीजी नहीं की। कमला देवी तमतमा उठी। जुबान चलाना सीख लिया है? देखो लड़की, या तो हमारे तरीके से रहो, या यह घर तुम्हारे लिए नहीं है। कल तक फैसला कर लो, तुम्हें अपनी पुरानी सोच चाहिए या यह महल। यह एक अल्टीमेटम था। मेरे पैर तले जमीन खिसक गई। मैं कहाँ जाती? इस महल के अलावा मेरा कोई ठिकाना नहीं था। अगली सुबह का सूरज मेरे लिए उम्मीद नहीं, बल्कि एक फैसला लेकर उगा। सारी रात मैं अपनी पूजा की चटाई पर बैठी रोती रही और ईश्वर से राह दिखाने की प्रार्थना करती रही। कमला देवी की बात मेरे सिर पर तलवार की तरह लटक रही थी। मैं अपने सिद्धांतों पर कायम रहना चाहती थी, मगर वापसी का कोई रास्ता नहीं था। सुबह जब मैं नाश्ता बनाने रसोई में गई, तो घर में कुछ अलग सी हलचल थी। आज मेरा देवर विक्रम 3 महीने बाद बिजनेस टूर से लौट रहा था। विक्रम आदित्य का छोटा भाई था, पर अक्ल, चालाकी और रौनक में उससे बहुत आगे। घर और कारोबार दोनों में उसी की चलती थी। कमला देवी और उनकी बेटियां उसकी हर बात पर जान देती थीं। करीब 10:30 पर एक चमचमाती काली BMW में आकर रुकी और उसमें से विक्रम उतरा। वह किसी फिल्मी हीरो जैसा लग रहा था। महंगा सूट, कीमती घड़ी, आंखों पर ब्रांडेड चश्मा। घर में कदम रखते ही उसने अपनी माँ और बहनों को गले लगाया। जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी, सिर पर दुपट्टा लिए एक कोने में खड़ी, तो उसकी आंखों में घृणा की लहर दौड़ गई। उसने धीरे से अपनी माँ से पूछा, ये कौन है? कमला देवी ने थूकते लहजे में कहा,
तुम्हारी भाभी अवनी। विक्रम जोर से हंसा। भाभी? सच में? माँ, भैया के लिए आपको यही मिली? लगता है घर में नौकरानी की कमी ज्यादा महसूस हो रही थी। इस ताने पर श्रुति और सान्या खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैंने आंसू रोकते हुए पानी का घूंट निगला और चुपचाप वापस रसोई में चली गई। मुझे अब साफ समझ आ गया, मेरे लिए मुसीबत का नया अध्याय शुरू होने वाला है। पूरा दिन विक्रम घर पर ही रहा। कभी लैपटॉप पर काम, कभी फोन पर किसी पर गुस्सा और अपनी माँ बहनों पर हुक्म। मगर आदित्य, विक्रम सामने आते ही बिल्कुल दब जाता, भीगी बिल्ली की तरह उससे डरता और किसी कोने में सिमट जाता। दोपहर में जब मैं विक्रम को पानी देने गई, वह लिविंग रूम के सोफे पर बैठा गुस्से में फोन पर किसी से कह रहा था, मैंने कहा ना, वह डील हर हाल में चाहिए। अगर वह कागजात पर साइन नहीं करता तो उसे उठवा लो। उसकी आवाज में धमकी थी। मैं वहीं ठिठक गई। यह कैसा कारोबार करता है ये आदमी? उसने फोन बंद करते हुए मेज पर रखा पेपरवेट उठाकर कालीन पर दे मारा। आदित्य, जो पास ही फर्श पर बैठा रंगीन पेंसिलों से चित्र बना रहा था, डरकर उछल पड़ा। उसकी कोहनी मेज के कोने से टकराई और उसके हाथ से एक पेंसिल फिसलकर विक्रम के महंगे जूतों के पास जा गिरी। तुम्हें दिखाई नहीं देता, पागल कहीं के? विक्रम उस पर दहाड़ा। मेरा मूड पहले ही खराब है और अब तुमने ये गंध फैलाकर रख दी। उठाओ इसे। आदित्य सहमकर दीवार से लग गया, आंखों में आंसू। मैं आगे बढ़ी कि पेंसिल उठा लूं, तभी कुछ अजीब हुआ। आदित्य, जो डरपोक सा दिख रहा था, धीरे धीरे उठा और कांपते हुए पेंसिल की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह झुका, उसने बेहद हल्के और चालाक अंदाज में अपने पांव से कालीन को हल्का सा धक्का दिया। ये हरकत इतनी मामूली और तेज थी कि शायद किसी और ने ध्यान भी न दिया हो, लेकिन मैं सामने खड़ी थी। मेरी नजर उसी पर थी। उसके पैर की ठोकर से कालीन में सिलवट पड़ी और विक्रम के पांव के पास रखी एक अहम फाइल, जिस पर वह काम कर रहा था, फिसलकर सोफे के नीचे जा समाई। विक्रम अपने फोन कॉल्स में इतना व्यस्त था कि उसे कुछ पता ही नहीं चला। आदित्य ने पेंसिल उठाई, एक नजर मुझ पर डाली, ऐसी नजर जो एक पल के लिए उसके चेहरे पर आई और फिर गायब हो गई। उसमें डर नहीं, एक अजीब सी समझदारी और गहराई थी। फिर वह वापस अपनी जगह जाकर चुपचाप रंग भरने लगा। मेरा दिल धक से रह गया। यह क्या था? क्या यह महज इत्तेफाक था या सोची समझी चाल? जिस तरह उसने फाइल को छुपाया, वह किसी मासूम या कमक्कल बच्चे का काम नहीं हो सकता। मेरे दिमाग में जैसे विस्फोट हुआ। इस घर में हर कोई एक किरदार निभा रहा था, हर चीज पर मुखौटा था, लेकिन सबसे खतरनाक मुखौटा शायद उसी के चेहरे पर था, जिसे मैं अब तक सबसे मासूम समझ रही थी। वह रात मेरी जिंदगी की सबसे बेचैन रात थी। मैं करवटें बदलती रही, बार बार वही मंजर, आदित्य का पैर, कालीन की सिलवट, सोफे के नीचे सरकती फाइल। यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह किसी तेज दिमाग की बारीकी से चली शतरंज की चाल थी। और इस खेल में मैं समझदार खिलाड़ी नहीं, एक मोहरे की पत्नी बन चुकी थी। अगर आदित्य का मानसिक रोग केवल नाटक है, तो वह असल में कौन है? उसके पीछे छिपा चेहरा दोस्त का है या दुश्मन का? क्या वह इस कैदखाने का कैदी है या पूरा खेल खेलने वाला सबसे बड़ा खिलाड़ी? उसकी मासूम बातें, बच्चों जैसी हरकतें और फिर अचानक आंखों में उभरने वाली वह गहरी, सब कुछ जान लेने वाली समझ। मुझे लगा जैसे मैं किसी भंवर में फंस गई हूं। मैंने तय कर लिया, अब मैं आदित्य को रहम की नहीं, एक जासूस की नजर से देखूंगी। अगली सुबह जब उठी तो घर में तूफान मचा हुआ था। विक्रम शेर की तरह इधर उधर टहल रहा था। वह फाइल उसके लिए जिंदगी मौत का सवाल बन गई थी। वह हर नौकर पर जानवरों की तरह चिल्ला रहा था, कहाँ है फाइल? श्यामू काका, धरती फट गई या आसमान निगल गया? सच सच बताओ, वरना आज तुम्हारी नौकरी और पेंशन दोनों खत्म। साहब, मुझे कुछ नहीं पता। बूढ़ा कर्मचारी हाथ जोड़कर कांप रहा था। नहीं पता क्या? विक्रम ने पास रखे बड़े खलदान को उठाकर जमीन पर पटक दिया। इस घर में मेरी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, और इतनी अहम फाइल गायब। निकलो यहां से, सब बेकार, दफा हो जाओ। कमला देवी और नंदे खामोशी से तमाशा देख रही थीं। उनके चेहरों पर भी चिंता थी। मुझे लग रहा था फाइल में कोई ऐसा राज है जो पूरे खानदान की नींव हिला सकता है। मैंने आदित्य को देखा। वह बड़े सुकून से कोने में बैठा रंग बिरंगे ब्लॉक्स जोड़ रहा था, जैसे उसे हंगामे से कोई लेना देना ही नहीं।
मगर मैंने नोट किया, जब कोई अहम बात होती उसके हाथ एक लम्हे को रुक जाते, नजरें ब्लॉक्स पर टिकी रहती, मगर कान पूरी तरह विक्रम की बातों पर। मैंने उसे आजमाने का फैसला किया। मैंने अखबार उठाया और उसके पास बैठकर जानबूझकर कारोबार की खबर ऊंची आवाज में पढ़नी शुरू की। शेयर बाजार में तेज गिरावट, शाह ग्रुप के शेयर टूटे। फिर मैंने धीरे से पूछा, आदित्य, यह मंदी क्या होती है? उसने ब्लॉक से नजर उठाकर अखबार देखा। उस खबर के साथ भालू बाजार का चित्र था। उसने तस्वीर पर उंगली रखकर मुस्कुराया। देखो अवनी, कितना बड़ा अमीर है। फिर मेरी आंखों में देखते हुए बोला, अमीर को जब भूख लगती है तो वह सब कुछ खा जाता है, सब खत्म कर देता है। यह बच्चों सा जवाब था, लेकिन मंदी की सबसे बेहतरीन और खौफनाक व्याख्या भी। मेरे शरीर में खौफ की सर्द लहर दौड़ गई। मेरा शक यकीन में बदल चुका था। वह न सिर्फ अभिनय कर रहा था, बल्कि बेहद खतरनाक भी था। उसी शाम, जब मैं किचन से अपने कमरे की ओर जा रही थी, विक्रम ने मुझे कॉरिडोर में रोक लिया। उसकी आंखें नशे से लाल थीं और चेहरा शक से भरा। मैंने तुम्हें सब कुछ देखते हुए महसूस किया है। क्या तुम खुद को बहुत होशियार समझती हो? वह मेरे बिल्कुल करीब आ गया। उसकी शराब की बदबू मेरी सांसों तक पहुंची। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुमने यह ड्रामा खत्म नहीं किया और एक मजबूत पत्नी की तरह बर्ताव शुरू नहीं किया, तो मैं सिर्फ एक फोन करूंगा। तुम्हारे पिता किसी झूठे केस में जेल में होंगे और बहनों को कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं मेरी पहुंच कहां तक है। उसने मुझे दीवार से जकड़ दिया। मेरा दिल धड़कने लगा। तो फैसला करो, मेरी बात मानोगी या अपने खानदान की बर्बादी देखोगी? जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, हमारे कमरे से कुछ टूटने की जोरदार आवाज आई, क्रैक, और आदित्य की दिल दहला देने वाली चीख। मेरा सबसे प्यारा खिलौना टूट गया। विक्रम चौंक पड़ा। लानत है इस मनहूस पर। इस घर में एक मुसीबत कम थी, अब दूसरी भी है। वह मुझे छोड़कर गुस्से से बड़बड़ाता हुआ कमरे की ओर बढ़ा। मैं कांपती हुई दीवार से लग गई। आदित्य ने मुझे फिर बचा लिया। यह अब इत्तेफाक नहीं था। कुछ ही पल बाद आदित्य अपने कमरे के दरवाजे पर दिखाई दिया। वह अभी भी सिसकियां ले रहा था, मगर नजरें मुझ पर टिकी थीं। उसने बिना किसी को देखे टूटे खिलौने उठाने शुरू किए। फिर उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजी, यह सिर्फ तुम्हारे लिए थी। इस घर की दीवारें भी सुनती हैं। निडर रहो। यह एक स्वीकारोक्ति थी, चेतावनी और खुफिया गठबंधन की घोषणा। उसी लम्हे मुझे एहसास हुआ, मैंने इस घर में अपना सबसे खतरनाक और ताकतवर साथी ढूंढ लिया है। उस रात के बाद मेरे और आदित्य के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। अब हम लफ्जों से ज्यादा आंखों से बात करते थे। कमरे में अकेले होते ही उसके चेहरे से मासूमियत उतर जाती और वह थका हुआ, समझदार इंसान दिखता। वह मुझसे बातें नहीं करता, मगर उसकी मौजूदगी मुझे अजीब सा भरोसा देती। मुझे पता था, मैं इस घर में अकेली नहीं हूं। विक्रम का रवैया मेरे लिए दिन ब दिन और भी कठोर होता जा रहा था। वह मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका छोड़ता नहीं। एक रात मैं किचन से पानी लेने गई तो लाउंज से आती आवाजों ने मुझे ठहरने पर मजबूर कर दिया। विक्रम, कमला देवी और दोनों नंदे वहीं बैठे थे। मैं दीवार के कोने से उनकी बातें सुनने लगी। माँ, हमें जल्द से जल्द आदित्य को कानूनी तौर पर मानसिक रूप से अक्षम साबित करवाना होगा। यह विक्रम की आवाज थी। एक बार डॉक्टर की रिपोर्ट बन गई तो मैं उसकी सारी संपत्ति का पावर ऑफ अटॉर्नी ले लूंगा। उसकी शादी करवाना हमारे मंसूबे का पहला कदम था, ताकि सबको यकीन हो जाए कि उसे निगरानी की जरूरत है। लेकिन उस लड़की का क्या करेंगे? कमला देवी ने पूछा। वह जितनी सीधी दिखती है, उतनी है नहीं। उसकी फिक्र मत करें, विक्रम ने शैतानी हंसी के साथ कहा। उस जैसी लड़कियों को काबू में करना मुझे आता है। एक बार जायदाद हमारे नाम हो जाए, फिर उसे ऐसा धक्का देंगे कि सीधी अपने बाप की झोपड़ी में जा गिरेगी। और अगर उसने मुंह खोला तो उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर देंगे। विक्रम की आवाज में जो खौफ और दहशत थी, उसने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। ये लोग सिर्फ दौलत के भूखे नहीं, ये कातिलाना साजिशें करने वाले थे। वह आदित्य की जिंदगी और उसकी हर चीज पर कब्जा करना चाहते थे, और मैं उनके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा थी। मैं कमरे की तरफ भागी। दिल डर और घबराहट से हथौड़े की तरह धड़क रहा था। कमरे में पहुंची। आदित्य गहरी नींद में था, चेहरे पर मासूमियत। मैं उसके पास बैठी और फूट फूट कर रो पड़ी।
मुझे उस शख्स पर तरस आ रहा था जिसके अपने ही जान माल के दुश्मन बन चुके थे। अगले 2 दिन मेरे शरीर पर तनाव का बोझ रहा। मैं हर वक्त चौकन्नी और सहमी रही। विक्रम की धमकियों और उसके मंसूबों का डर मन में घर कर गया। मैं आदित्य से बात करना चाहती थी, सब बताना चाहती थी कि मैं सब जानती हूँ, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। शनिवार की शाम विक्रम ने ऐलान किया कि उसके कुछ दोस्त घर आ रहे हैं, एक छोटी सी पार्टी। वह लाउंज में खड़ा होकर बोला और फिर मेरी तरफ मुड़कर हुक्म दिया, हमारे मेहमानों के सामने कोई तमाशा मत करना, बस चुपचाप काम करना। मेरे दिल में खतरे की घंटियां बज उठीं। रात 8:30 बजे मेहमान आ गए। 2-3 चमकती गाड़ियों से उतरे 6-7 युवक ऊंची आवाज में हंसते बोलते लाउंज में आए, रवैया बेबाक और बेपरवाह। उनमें से एक, शायद यश, सबसे बदतमीज लग रहा था। उसकी गंदी नजरें घर के नौकरों से होती हुई श्रुति और सान्या पर भी पड़ी और वे उसका ध्यान पाकर खुश हो रही थी। लाउंज सिगरेट के धुएं से भर गया। मैं किचन में खाने पीने का सामान तैयार कर रही थी, दिल बुरी तरह घबराया हुआ। कमला देवी आई और बोली, जाओ सबके लिए चाय बना दो। मैंने चाय की ट्रॉली तैयार की, हाथ कांप रहे थे। महसूस हो रहा था जैसे अपनी इज्जत ट्रे पर सजाकर भूखे भेड़ियों के सामने जा रही हूं। किचन से बाहर निकलते ही मैंने कमरे की तरफ देखा। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर आदित्य खड़ा था, खिड़की के पास, बाहर की ओर देखते हुए। उसका चेहरा मासूम नहीं, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के जाल में फंसने का इंतजार कर रहा हो। मेरा दिल धक से रह गया। आज रात कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। शायद ऐसा आई कि घर की दीवारें हिल जाएं। ट्रॉली का पहिया कालीन पर मनहूस आवाज करता हुआ गुजर रहा था, जैसे मेरे अंजाम का ऐलान। मैंने गहरी सांस ली और लाउंज में कदम रखा। अंदर का माहौल मेरी कल्पना से भी बुरा। 7-8 लड़के सोफों पर फैले, सिगरेट का धुआं, हंसी का शोर। श्रुति और सान्या ऐसे बहक कर हंस रहीं जैसे ये उनके भाई के नहीं, उनके अपने दोस्त हों। अचानक एक ने ऊंची आवाज में कहा, हमारी भाभी पर्दे में पधार रही हैं। यश ने अपनी तीखी नजरें मुझ पर गाड़ दी। भाभी जी, हमसे कैसा पर्दा? मैंने उसे नजरअंदाज किया और कप निकालने लगी। मन करता सब फेंक कर भाग जाऊं। विक्रम बोला, इतनी जल्दी क्या है? हमारे दोस्त आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने धीरे स्वर में कहा, मुझे रसोई में काम है। ओह, शर्मीली। यश अपनी जगह से उठकर मेरे पास आया, कहा, हम तुम्हें देखे बिना नहीं जाएंगे, पहले यह नकाब हटा दो, हम भी तो देखें आपका चांद सा चेहरा। कहते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। दूर रहो मुझसे। मेरी आवाज में डर था। वह बोला, अरे तुम तो गुस्सा कर गई, और हाथ बढ़ाया। विक्रम और बाकी दोस्त भी बेहुदा हरकतों पर उतर आए। मैंने कहा, ना, एक बार चेहरा दिखा दो, छोड़ो मेरा बाँ। बेशर्म इंसान। मैं अपने बाल छुड़ाने लगी। आंखों में आंसू आ गए। यश ने मेरी बाँ मजबूती से जकड़ ली। यह मेरी सहनशीलता की हद थी। मैंने पूरी ताकत से उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। एक पल को कमरे में मौत सी खामोशी छा गई। यश का चेहरा भय और हैरत से खिंच गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? वह चीखा। वह समझता था मैं महज एक बेबस लड़की हूं। उसी क्षण लाउंज के दरवाजे से बर्फ सी ठंडी और लोहे सी सख्त आवाज गूंजी, इसे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। सब चौंक कर दरवाजे की तरफ देखे। मैं भी, आंसुओं से धुंधली आंखों से। वहां आदित्य खड़ा था, मगर वह वही आदित्य नहीं था जिसे यह घर जानता था। उसके कंधे सीधे थे, आंखों में मासूमियत की जगह जलती हुई आग थी और चेहरे पर वर्षों की समझ और संयम का असर। उसका पागलपन और मानसिक कमजोरी वाला स्वर गायब था। विक्रम ने दबी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अपने कमरे में जाकर खेलो। आदित्य ने उसे पूरी तरह अनदेखा किया। उसकी नजरें सिर्फ यश पर थीं, जिसकी पकड़ अभी भी मेरी बांह पर थी। आदित्य ने धीरे कहा, मेरी पत्नी की बांह छोड़ दो। उसकी आवाज में ऐसी गंभीरता और डर था कि यश ने तुरंत हाथ छोड़ दिया, जैसे बिजली छू गई हो। आदित्य धीरे धीरे कमरे के बीच आया, चाल में अजीब सी ताकत और आत्मविश्वास। वह सीधे विक्रम के सामने रुका। तुम लोगों ने क्या समझा था? उसकी आवाज धीमी मगर दहाड़ से ज्यादा भयावह। मैं पागल नहीं हूं, बेवकूफ नहीं हूं। मैं तुम्हारी हर चाल और साजिश को समझता हूं। विक्रम का चेहरा सफेद। तुम्हारी तबीयत ठीक है? मेरी तबीयत एकदम ठीक है। अगले ही पल उसने हाथ उठाया
और विक्रम के जबड़े पर जबरदस्त मुक्का मारा। कमरे में भगदड़ मच गई। आदित्य ने विक्रम को पकड़ा और उसे बेतहाशा पीटना शुरू कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इज्जत पर हाथ डालने की? वह चीख रहा था। पहले मेरी संपत्ति हड़पने की कोशिश, अब मेरी पत्नी पर गंदी नजर। उस वक्त आदित्य एक घायल शेर था, अपने शिकारी को चीरता हुआ। कमला देवी और नंदे शोर सुनकर भागी। हाय भगवान, यह क्या हो रहा है? आदित्य, छोड़ दो मेरे बेटे को। कमला देवी चीखी और मैं वहीं खड़ी थी। सच के आलम में मेरे आंसू सूख चुके थे। जिसे मैं अपना सबसे बड़ा बोझ समझती थी, वह मेरे सामने रक्षक बनकर खड़ा था। ड्रामा खत्म। अब असली कहानी शुरू हुई। विक्रम के दोस्त उसे बेसुध हालत में उठाकर किसी भूत की तरह घर से भाग गए। लाउंज में अब सिर्फ हम 5 लोग थे। विक्रम फर्श पर पड़ा कराह रहा था और कमला देवी, श्रुति, सान्या तीनों उसे ऐसे देख रही थीं जैसे कोई अजनबी दिख गया हो। चेहरों पर खौफ, हैरत और डर की मिलीजुली अभिव्यक्ति। आदित्य, क्या तुम पागल हो गए हो? कमला देवी ने हकलाते हुए कहा। तुमने अपने भाई पर हाथ उठाया? आदित्य ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा, यह मेरा भाई नहीं और तुम मेरी मां नहीं। यह सुनकर तीनों के चेहरों पर बम सा फटा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कमला देवी की आवाज कांप रही थी। आदित्य मेरी तरफ मुड़ा, आंखों में एक पल को नरमी। तुम ठीक हो? मैंने सिर हिलाया, पर मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। फिर वह तीनों की ओर मुड़ा। आप लोग 18 साल से यही कर रहे हैं। मैंने सब सुना था। जब मेरे पिता का निधन हुआ, मैं छुपकर सुन रहा था। विक्रम और मेरी सौतेली माँ क्या मंसूबे बना रहे थे। यह झूठ है, श्रुति चीखी। आदित्य की हंसी में दर्द और विजय दोनों थे। मैंने सुना था कि तुम लोग मुझे मानसिक मरीज साबित करके मेरी सारी जायदाद हड़पना चाहते थे। मुझे पागल खाने में फेंकना चाहते थे। मैं बच्चा था, डर गया, तो मैंने वही बनना शुरू किया जो तुम लोग देखना चाहते थे, एक पागल लड़का। यही मेरी सुरक्षा ढाल थी, मेरा हथियार। 18 साल तक मैं इस घर में साया बनकर रहा, तुम्हारी हर बात सुनी, हर साजिश देखी। उसने विक्रम की ओर इशारा किया। तुमने कारोबार से करोड़ों चुराए और तुम दोनों ने मेरे पिता के जेवरात बेच डाले। तुम सबने मेरे पिता की दौलत पर ऐश की और मुझे कोने में फेंक दिया। कमला देवी के शब्द खत्म हो गए। आदित्य बोला, तुम लोगों ने सोचा कि इस लड़की से मेरी शादी करवाकर अदालत में साबित कर दोगे कि मुझे निगरानी की जरूरत है। यह तुम्हारी आखिरी चाल थी, लेकिन तुमसे गलती हो गई। तुमने मेरे लिए इस घर में ऐसा इंसान लाया जिसमें जमीर जिंदा था। उसने मेरी तरफ देखकर आंखों में आंखें डाल कहा, तुम्हें मेरी वजह से जो सहना पड़ा उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन अब और नहीं। उसने फोन उठाया, नंबर मिलाया। हेलो वकील साहब, मैं आदित्य बात कर रहा हूँ। कल सुबह 11 बजे तमाम कागजात लेकर घर आ जाइए। फोन रखकर उसने कमला देवी की तरफ देखा। आप लोगों के पास 2 रास्ते हैं, या तो आज रात चुपचाप इस घर से चले जाएं, सिर्फ अपने कपड़े लेकर, या फिर कल मेरे वकील और पुलिस का सामना करें। मेरे पास आपके खिलाफ धोखाधड़ी, हत्या और साजिश के सारे सबूत हैं। विक्रम दर्द से कराहते हुए बोला, तुम इसकी कीमत चुकाओगे। कीमत तो तुम लोग 18 साल से वसूल रहे थे, अब हिसाब चुकाने की बारी है। उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ थामा, लहजा मजबूत और पूरा, चलो अवनी, अब इस गंदगी की सफाई का वक्त आ गया है। वह मुझे लाउंज की तबाही से निकालकर हमारे कमरे की ओर ले गया। पीछे कमला देवी, श्रुति, सान्या और फर्श पर पड़ा विक्रम अपने बनाए नरक के मलबे पर बैठे थे। बादशाहत खत्म और नया बादशाह अपनी रानी के साथ तख्त वापस ले चुका था। कमरे में आकर आदित्य ने दरवाजा बंद किया। लाउंज से आती कराह और चीखें अब थम रही थीं। यह वह खामोशी नहीं जो पहले हमारे बीच होती थी। यह एक दूसरे को समझने और जानने की खामोशी थी। मैंने पहली बार आदित्य को उसकी असली पहचान में देखा। एक ज़हीन, मजबूर और थका हुआ इंसान जिसने 18 साल तक भरोसे के नकाब तले अकेले बोझ उठाया। कांपते हुए मैंने पूछा, आपने यह सब अकेले कैसे सहा? उसने गहरी सांस ली, जैसे 18 साल का जहर बाहर निकाल रहा हो। जब इंसान के पास कोई और रास्ता नहीं होता, वह बर्दाश्त करना सीख ही जाता है। उसकी आवाज में गहरा दर्द था। मैं तब बच्चा था। पिता की मौत के बाद उन्हें साजिश करते सुना। हमेशा डरता रहा। पता था अपनी पहचान जाहिर की तो मुझे किसी न किसी तरह रास्ते से हटा देंगे। इसलिए मैंने वही बनने का फैसला किया जो वे देखना चाहते थे, एक पागल,
यही मेरी सुरक्षा, मेरा हथियार। मुश्किल? यह तो नरक था। हर रोज पिता के हत्यारों के साथ रहना, उनकी नफरत भरी नजरें, ताने, और फिर भी मुस्कुराकर पागल का किरदार निभाना। मैं अंदर ही अंदर मरता रहा। मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था, और वह सही वक्त तुम लेकर आई। उसने मेरी तरफ देखा, आंखों में पहली बार कृतज्ञता, जब मैंने तुम्हें हर जुल्म सहने के बाद भी रातों को उठकर ईश्वर के सामने रोते देखा। मुझे हिम्मत मिली। लगा, अगर तुम इतनी बहादुर हो सकती हो तो मुझे भी अपना हक लेना चाहिए। तुमने मुझे वह हौसला दिया जो मैं 18 साल में जुटा नहीं सका। उसके शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया। मेरे आंसू बह निकले, मगर यह केवल सहानुभूति के आंसू नहीं थे, एक अजीब सी खुशी और गर्व के। अगली सुबह 11 बजे वकील आ गए। आदित्य अब पूरी तरह बदला हुआ इंसान था। बेहतरीन पोशाक, चेहरे पर मालिकाना आत्मविश्वास और ठहराव। कमला देवी, विक्रम और दोनों नंदे लाउंज में अपराधियों की तरह सिर झुकाए बैठी थीं। वकील साहब ने ब्रीफ केस से दस्तावेज निकालते हुए कहा, महोदया कमला देवी, स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह यानी आदित्य के पिता द्वारा बनाई गई वसीयत के अनुसार आप संपत्ति की केवल संरक्षिका थीं, मालकिन नहीं। वसीयत में साफ लिखा है, जैसे ही आदित्य वयस्क और मानसिक रूप से स्वस्थ सिद्ध होंगे, सारी संपत्ति उन्हीं के नाम दर्ज की जाएगी। हमारे पास डॉक्टरों की रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि आदित्य पूरी तरह स्वस्थ है। विक्रम चिल्लाया, ये झूठ है, ये रिपोर्ट जाली है। आदित्य, तुम्हारा वकील भी तुम्हारी तरह झूठा? आदित्य मुस्कुराया, और वो अकाउंट्स जिनमें तुमने पिछले 15 साल से कंपनी का पैसा अपने नाम पर घुमाया, मेरे पास तुम्हारे हर धोखे का सबूत है। चाहो तो मामला अदालत में चलता है, जहां नतीजा कम से कम 25 साल की सजा होगा। यह सुनकर सबके चेहरों का रंग उड़ गया। कमला देवी पहली बार बेबस होकर बोली, आदित्य बेटा, ऐसा मत करो, हम तुम्हारे अपने हैं। आदित्य ने तल्खी से कहा, अपने वे नहीं होते जो दौलत के लिए खून की साजिश करे। मैंने कल रात तुम्हें मौका दिया था, इस घर से चले जाओ। अब तुम लोग बेइज्जत होकर जाओगे। उसने सिक्योरिटी को इशारा किया, इन चारों को उनके कमरों तक ले जाओ। इन्हें सिर्फ अपने कपड़े ले जाने की इजाजत है। इनका एक एक पैसा, एक एक जेवर इसी घर का है और यही रहेगा। गार्ड्स आगे बढ़े। वे चारों बड़बड़ाते, बदुआएं देते बाहर निकले, मगर उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। जाते जाते विक्रम ने नफरत भरी नजर से आदित्य को देखा। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम मुझे जानते नहीं। आदित्य ने सुकून से जवाब दिया, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। सबके जाने के बाद घर में गहरी खामोशी, जैसे बरसों का तूफान थम गया हो। हम दरवाजे पर खड़े होकर उन्हें जाते देखते रहे। मैंने धीरे पूछा, सब खत्म हो गया? आदित्य कुछ कहने ही वाला था कि उसका फोन बज उठा। उसने फोन उठाया, कुछ सुना, चेहरा सख्त हो गया। क्या कहा? हादसा हुआ? फिर मेरी तरफ देखा। विक्रम की गाड़ी शहर से बाहर एक ट्रक से टकरा गई है। अस्पताल का माहौल, अजीब सफेद गलियारों में दवाइयों की गंध और अनजाना डर। आदित्य ने मुझे कार में इंतजार करने को कहा और खुद अंदर चला गया। वह विक्रम की हालत जानने नहीं, बल्कि उस इंसान की आखिरी सांसों की पुष्टि करने गया था जिसने उसकी 18 साल बर्बाद किए थे। कुछ देर बाद लौट आया, चेहरा शांत, आंखों में तूफान थमने का सुकून। डॉक्टर कहते हैं वह जिंदा रहेगा, मगर शायद कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा। उसका घमंड, उसकी ताकत, सब एक व्हील चेयर तक सीमित। रास्ते में कमला देवी और दोनों बहनें मिल गईं। चेहरों पर अब अमीरी की चमक नहीं, भिखारियों जैसी बेबसी। महंगे कपड़े अस्पताल की धूल में सने, आंखें सूखी। कमला देवी ने चिल्लाकर कहा, देखो, तुमने अपने भाई का क्या हाल कर दिया। आदित्य ने बिना गाड़ी रोके ठंडे स्वर में कहा, मैंने कुछ नहीं किया। यह उसके अपने अहंकार और पागलपन का नतीजा है। ईश्वर ने सिर्फ उसी को सजा दी जिसने अपराध किया। उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसके लिए वह दरवाजा हमेशा को बंद हो चुका था। अगले कुछ हफ्ते बेहद व्यस्त बीते। आदित्य ने कारोबार को ऐसी बुद्धिमत्ता और निपुणता से संभाला कि पुराने कर्मचारी भी हैरान रह गए। उसने पिता के वफादार लोगों को वापस बुलाया और विक्रम के चमचों व भ्रष्ट साथियों को निकाल दिया। अब घर सचमुच शांत और सुकून भरा आश्रय बन गया था। एक सुबह वकील साहब आए, हाथ में कुछ दस्तावेज। बोले, सर,
आपके आदेश के मुताबिक मैंने श्रुति और सान्या के ससुराल वालों को कानूनी नोटिस भेज दिए हैं। अब स्पष्ट हो गया है कि उन दोनों का आपकी संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं है। वकील मुस्कुराया। श्रुति के पति ने 1 हफ्ते के भीतर तलाक के कागज भेज दिए। उसके परिवार को उम्मीद थी कि आप उनका डूबता कारोबार संभालेंगे। उम्मीद खत्म हुई तो रिश्ता भी। उन्होंने श्रुति को उसका सामान देकर उसकी माँ के घर भेज दिया है। कहते हैं कि बिना रुतबे वाली बहू उन्हें मंजूर नहीं। आदित्य ने गहरी सांस ली। लालच के आगे रिश्ते ऐसे ही टूट जाते हैं। कुछ हफ्तों बाद उसने अचानक कहा, तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे घर जा रहे हैं। हम एक सादी कार में मेरे गांव की ओर रवाना हुए। जब गाड़ी गली में दाखिल हुई, सब लोग हैरत से देखने लगे। माँ और पिताजी हमें देखकर दौड़ते हुए बाहर आए। माँ अब पहले से कहीं बेहतर लग रही थी, चेहरे पर फिर से सेहत की लाली। मेरी बच्ची, माँ ने मुझे गले लगाया और फूट फूट कर रो पड़ी। हम तो तुम्हारी चिंता में घुल गए थे। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम खुश हो। मैंने नजर उठाई। आदित्य पिताजी के साथ बेहद आदर और विनम्रता से बात कर रहा था। अब वह मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति नहीं, जिससे डरकर मेरे पिता ने मेरी शादी करा दी थी, बल्कि एक गर्व करने योग्य, सच्चा और प्रेम करने वाला दामाद। आदित्य ने पिताजी का हाथ पकड़कर कहा, मैं जानता हूं आपने अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में किस हाल में दिया था। आपकी बेटी की कुर्बानी का कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकता, पर वादा करता हूं उसकी आंखों में अब कभी आंसू नहीं आएंगे। मैंने माँ जी के इलाज और बहनों की पढ़ाई अब शादी के लिए एक फंड बना दिया है। अब आपको किसी चीज की चिंता नहीं करनी। पिताजी की आंखों से आंसू बह निकले। कांपती आवाज में बोले, बेटा, मैंने तो अपनी बेटी का सौदा किया था। मुझे माफ कर देना, पर तुमने उस सौदे को अनमोल रिश्ते में बदल दिया। मेरी इज्जत रख ली। उस दिन मैंने अपने पूरे परिवार की आंखों में असली खुशी देखी। वह खुशी जो दौलत से नहीं, सुकून और सम्मान से मिलती है। वापसी के रास्ते में गाड़ी में सन्नाटा था, पर वह सन्नाटा शांति से भरा। घर पहुंचकर आदित्य ने मेरा हाथ थामा और बोला, तुम्हारे पिताजी कहते हैं कि उन्होंने तुम्हारी कुर्बानी दी, पर सच्चाई यह है कि तुमने अपने परिवार की इज्जत के लिए बलिदान दिया, और मैं उस बलिदान का सम्मान करना चाहता हूँ। फिर धीरे से कहा, कुछ दिन पहले जो कागज वकील लाया था, उस पर सारी जायदाद तुम्हारे नाम है। यह कोई एहसान नहीं, तुम्हारा हक है। तुम इस घर की रानी हो और मेरी जिंदगी की साथी। मैंने बिना कागज देखे अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। मेरी तलाश पूरी हो चुकी थी। मैं इस घर में धन की खोज में आई थी, लेकिन भगवान ने मुझे धन के साथ साथ सम्मान, प्रेम, शांति और एक ऐसा जीवन साथी भी दिया जिसने मेरी आत्मा के घावों पर मरहम रख दिया। हमने मिलकर एक नरक को स्वर्ग में बदल दिया, और अब हमारी आगे की जिंदगी उसी स्वर्ग में बीतने वाली थी। मेरी कहानी हमें यह सिखाती है कि असली दौलत धन या संपत्ति नहीं, बल्कि मानसिक शांति, सम्मान और सच्चे रिश्ते ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। लालच हमेशा मनुष्य को पतन और विनाश की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर उसे ऑल पर सेट कर दें, ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।